हेलो स्टूडेंट्स, biology.com में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2023 का जो अभी पेपर लगा है राजस्थान बोर्ड का, उस पेपर को हम डिस्कस करने वाले हैं। देखते हैं आप लोगों ने कितना सही किया है और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों के लगभग कितने नंबर आने की उम्मीद है। अधिकांश जो क्वेश्चन है वो मैंने जो आपको गैस क्वेश्चन दिए थे 100, उसमें से काफ़ी प्रश्न आए हैं और अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा लगा है तो वो भी मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं हम इसका सॉल्यूशन बताना। सबसे पहले हम बात करते हैं पहले प्रश्न की। सेक्शन ए में जो है उसमें पहला प्रश्न है कि हाइड्रा में अलैंगिक जनन संरचनाएं हैं। तो हाइड्रा में जो है वो बड या कलिका द्वारा अलैंगिक जनन होता है, तो इसका सही उत्तर होगा कलिका या बड। दूसरा प्रश्न पूछा गया यौन संचारित रोग का उदाहरण नहीं है। आपको बताना है कौन सा है जो एसटीडी नहीं है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ नहीं है। तो सुजाक या गोनेरिया भी है, सिफिलिस भी है, क्लेमाइडियसिस भी है। तो यहाँ कैंसर आंसर आएगा। कैंसर जो है वो यौन संचारित रोग नहीं है। चलिए अगले में बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है आनुवांशिक कूट जो मिथियोनिन को कूट लेखन करता है। यहाँ कोड बताना है मिथियोनिन को कौन सा कोड कोडित करता है। तो मिथियोनिन को सबसे पहला वाला कोड ही कोडित करता है, जिसका जो सही उत्तर है वो है AUG। AUG जो है वो स्टार्ट कोडोन है और सबसे पहले मिथियोनिन ही बनता है, तो यही इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लसीकाब अंग का उदाहरण। लिम्फोइड ऑर्गन यहाँ पूछा है, तो मैंने आपको इसके भी प्रश्न दिया था। लिम्फोइड ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन आपको याद करने थे। ये थाइमस इसका सही उत्तर होगा। ए इसका सही उत्तर होगा थाइमस, जो कि प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है। नेक्स्ट पांचवा प्रश्न है सूक्ष्म जीव जिसका उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। बायो फर्टिलाइज़र आपको बताना है, तो यहाँ साइनोबैक्टीरिया जो है वो एक बायो फर्टिलाइज़र है, तो सी इसका उत्तर होगा साइनोबैक्टीरिया। ये एक बायो फर्टिलाइज़र है, ध्यान रखना। बहुत सारे बच्चे ट्राइकोडर्मा बता रहे हैं, ट्राइकोडर्मा बायो फर्टिलाइज़र नहीं है। ट्राइकोडर्मा जो है एक पेस्ट कंट्रोल की तरह काम करता है, फर्टिलाइज़र नहीं है। चलिए छठे प्रश्न में चलते हैं। छठा प्रश्न है एंजाइम जो डीएनए को खंडों में काटता है। तो डीएनए को काटने वाला जो एंजाइम है वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, तो ब इसका सही उत्तर होगा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम या प्रतिबंधन एंजाइम, जैसे इकोआर्मन हमने पढ़ा था। चलिए अगला प्रश्न है कौन सा प्रोटीन जीन क्राई मक्का छेदक को नियंत्रित करता है। तो मक्का छेदक जो है उसको नियंत्रित करने वाला चौथा है 1AB। क्राई 1AB जो है वो मक्का छेदक को कंट्रोल करता है। चलिए अगला प्रश्न है स्वस्थाने या इन सिटू जैव विविधता का उदाहरण है। तो स्व स्थाने या इन सिटू का जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आएगा। ए इसका सही उत्तर होगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या वन्य जीव अभ्यारण्य। चलिए अगला प्रश्न है ग्रीन हाउस गैस का मुख्य उदाहरण है। तो ग्रीन हाउस गैसें 4 यहाँ अपने NCERT बुक में दी थी। उसमें पहली CO2 है, CO2 होती है, दूसरी मैथेन है, तो यहाँ मैथेन ऑप्शन है, तो इसका सही उत्तर होगा मैथेन। ये एक ग्रीन हाउस गैस है। चलिए अब रिक्त स्थानों की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला रिक्त स्थान है पुंगधूप, यानी कि मेल हनी बी जो होता है, यानी कि ड्रोन जो होता है उसकी गुणिता पूछी है, तो यहाँ अगुणित होगा। तो पुंगधूप अगुणित होता है, जिसमें क्रोमोसोम कितने होते हैं, गुणसूत्र जो है वो मधुमक्खी में 16 गुणसूत्र होते हैं, इसमें ड्रोन में टोटल जो होते हैं 32 होते हैं। ड्रोन अगुणित होता है तो 16 आएगा, तो इसका पहले में तो अगुणित लिखना है, दूसरे में आपको 16 गुणसूत्र लिखने हैं। चलिए दूसरा जो रिक्त स्थान है वो है मधुमेह के लिए उपयोग में लाए जाने वाला इंसुलिन जानवरों और सूअरों को मारकर उनके अंग से निकाला जाता है। तो आपको कौन सा अंग बताना, किससे, तो देखो इंसुलिन चाहे जानवर हो चाहे मनुष्य है, कहाँ बनता है, अग्नाशय में बनता है, तो यहाँ खालिस्तान में आएगा अग्नाशय। चलिए तीसरा रिक्त स्थान है जैव मात्रा उत्पादन की दर को उत्पादकता कहते हैं। जैव मात्रा उत्पादन की दर को उत्पादकता कहते हैं, तो ये होगा। नेक्स्ट है वर्ष 2002 में दक्षिण अफ्रीका के कौन से स्थान में विश्व शिखर सम्मेलन हुआ था। तो इसका सही उत्तर है जोहान्सबर्ग जो है, जोहान्सबर्ग में 2002 में विश्व शिखर सम्मेलन हुआ था। चलिए छोटे प्रश्नों को अगर हम बात करें, प्रश्न पहला है बाह्य निषेचन को परिभाषित कीजिए।
तो सीधा ये, अगर निषेचन की क्रिया यानी कि शुक्राणुओं और अंडाणुओं का जो मिलना है वो शरीर के बाहर हो, जंतु के शरीर के बाहर किसी जलीय माध्यम में हो, तो उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। जैसे बहुत सारी मछलियां हैं, बहुत सारे जो एम्फीबियंस हैं, मेंढक वगैरह, इनमें बाह्य निषेचन ही होता है। दूसरा है ZIFT का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जीनोटाइप, कैपिटल आर स्मॉल वाई वाले बीजीय पादप का फिनोटाइप क्या होगा? तो यहाँ जो हमने डाईहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा था उसमें हमने ये कैरेक्टर लिया था, गोल पीला और झुर्रीदार हरे वाला जो है इसके बीच में संकरण में। तो यहाँ कैपिटल आर जो है वो गोल के लिए है, स्मॉल आर जो है वो झुर्रीदार के लिए। यहाँ कैपिटल आर प्रभावी है तो गोल होगा, तो आर से तो गोल बनेगा, और वाई जो है वो उसके रंग के लिए है पीला और हरा, तो पीला प्रभावी था और अप्रभावी हरा था। यहाँ चूँकि स्मॉल वाई अप्रभावी है तो हरा होगा, तो इसका फिनोटाइप जो होगा वो होगा गोल और हरा, गोल और हरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पारजीवी जंतु क्या है? ट्रांसजेनिक एनिमल्स की परिभाषा भी मैंने आप लोगों को बताई थी। ट्रांसजेनिक एनिमल्स कौन से होते हैं? वे सभी जंतु जिनमें हम किसी तरह का कोई बाह्य DNA डाल देते हैं, परिचालन द्वारा एक अतिरिक्त जीन उसमें डाल देते हैं जो अपना लक्षण व्यक्त करता है। ऐसे जंतुओं को जिनमें बाह्य DNA डला हुआ है और वो अपना लक्षण भी व्यक्त कर रहा है, उन जंतुओं को हम पारजीवी जंतु या ट्रांसजेनिक एनिमल्स कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था एडिनोसिन डीएमिनेज का क्या कार्य है? हमने जीन थेरेपी पढ़ी थी। जीन थेरेपी में इस रोग के लिए सबसे पहली बार जीन थेरेपी का प्रयोग किया गया था, एडिनोसिन डीएमिनेज का। ये जो एंजाइम है ये हमारे इम्यून सिस्टम के लिए ज़रूरी होता है, ये इसका कार्य हो गया। चलो नेक्स्ट है न्यूक्लियोसाइड के घटक। तो देखो न्यूक्लियोसाइड में 2 घटक होते हैं, शुगर होगी उसमें पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनी बेसिस, उसे तो न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। अगर इसमें हम फास्फोरस और जोड़ दें तो तब इसे न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो न्यूक्लियोसाइड पूछा है तो पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनी क्षार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्रुवीय समुद्रों में पाई जाने वाली सील में पाए जाने वाला एक अनुकूलन बताना है। तो ध्रुवीय जो सील होती है उसकी त्वचा के नीचे एक मोटा वसा का आवरण पाया जाता है जिसे ब्लबर कहते हैं। वसा का मोटा आवरण पाया जाता है जिसे ब्लबर कहते हैं, ताकि वो सर्दी से बच पाए। नेक्स्ट है वनोन्मूलन का कोई कारण। तो देखो डिफॉरेस्टेशन के कई कारण, हमने आपको कोई सा भी एक लिख देना है। जैसे बहुत सारे लोग झूमिंग कृषि करते हैं, वो भी उसका एक कारण है। ऐसे ही शहरीकरण, शहरों का बढ़ना है, ये भी एक कारण है। बांध वगैरह, सड़क निर्माण, उद्योगों के लिए कई सारे कारण हैं, आप कोई सा एक कारण लिख सकते हो वनोन्मूलन का। चलिए नेक्स्ट स्त्री जनन तंत्र के 3 भाग। तो आप कोई से भी 3 भाग नाम लिखने हैं और उनके कार्य आप आराम से लिख सकते हो। नेक्स्ट है अपरा द्वारा स्रावित 3 हार्मोन। तो अपरा द्वारा 3 हार्मोन मैंने आपको याद करवाए थे, 4 हार्मोन याद करवाए थे। एक है HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, दूसरा है HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। इसके अलावा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी अपरा द्वारा स्रावित होते हैं, तो आप ये 3 लिख सकते हो। नेक्स्ट है अपूर्ण प्रभाविता को उदाहरण द्वारा समझाइए। तो अपूर्ण प्रभाविता हमने पढ़ी थी, बहुत ही आसान शब्दों में। एक बड़ा सा एक आपको पुष्प उदाहरण याद रखना है। ड्रैगन, एक स्नैप ड्रैगन नामक पुष्प था, उसका जो रंग है, पुष्प का रंग, वो इसका बहुत अच्छा उदाहरण है, जिसमें पिंक फ्लावर आ रहे थे, वो वाला आपको यहाँ उदाहरण सहित समझाना है। स्नैप ड्रैगन पुष्प के रंग वाला आपको यहाँ समझाना था। अपूर्ण प्रभाविता में क्या होता है, कोई सा भी लक्षण पूर्णतः अपने आप को प्रकट नहीं कर पाता, ना प्रभावी करता है और ना ही अप्रभावी करता है, और इससे तीसरा ही कोई मध्यस्थ कैरेक्टर प्रकट होता है। नेक्स्ट टर्नर सिंड्रोम को लक्षणों सहित समझाने हैं। तो टर्नर सिंड्रोम हमने पढ़ा था, इसमें 44+X0 वाली स्थिति होती है, यानी कि 45 गुणसूत्री होते हैं। तो वो एक तरह से देखो 44+1X ही पाया जाता है, दूसरा X या Y एब्सेंट रहता है, तो वो नारी बांझ कहलाता है। उसमें अंडाशय अल्प विकसित होता है, उसमें द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का अभाव होता है। तो ये सब आप लिख सकते हो इस वाले प्रश्न में, टर्नर सिंड्रोम में। नेक्स्ट इस प्रश्न में भी बहुत सारे बच्चों ने गलती की होगी कि निएंडरथल मानव की दिमागी क्षमता, निएंडरथल मानव की दिमागी क्षमता जो है वो 1400 सीसी होती है।
इसकी जीवन शैली के 2 लक्षण आपको ये लिखने थे कि ये अपने तन को ढकने के लिए खालों का प्रयोग करते थे, जानवरों की खालों से अपने शरीर को ढकते थे, और अपने जो रिलेटिव्स थे, अपने जो साथी कोई मृतक मरता था तो उसको ज़मीन में दफनाते थे। ये इनका कैरेक्टर था निएंडरथल का। नेक्स्ट, अनुकूली विकिरण में भी मैंने आपको यहाँ बताई थी अपने 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों में। अनुकूली विकिरण को उदाहरण सहित समझाना मैंने आपको बताया था। अनुकूली विकिरण की परिभाषा मैंने बताई थी कि एक पूर्वज प्रजाति स्रोत से प्रारंभ होकर किसी दिए गए भौगोलिक क्षेत्र में भिन्न भिन्न प्रजातियों का विकास जो अपने अपने क्षेत्रों के प्रति अनुकूलित होती है, अनुकूली विकिरण कहलाती है। जैसे डार्विन की फिंच है, इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स वगैरह हैं। नेक्स्ट है अंतः प्रजनन को परिभाषित कीजिए। तो अंतः प्रजनन क्या होता है? एक ही प्रजाति जो है एक ही प्रजाति होनी चाहिए, उसमें अलग अलग जो नस्लें हैं उनके बीच जो संकरण करवाया जाता है उसे ही अंतः प्रजनन कहते हैं। और अंतरजातीय संकरण का उदाहरण पूछा है तो खच्चर इसका एक अच्छा उदाहरण है। 11वां प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण सही दिया गया है। प्रश्न यह है कि लोबिया फूल गोभी, इसको आपको मिलान करना है। तो लोबिया जो है उसका जो किस्म है वो है पूषा कोमल, तो ए में आएगा दूसरा लोबिया का पूषा कोमल, फूल गोभी का आएगा पूषा शुभ्रा तीसरा आएगा, और मिर्च का आएगा पूषा सदाबहार पहला आएगा सी मिर्च में। चलिए नेक्स्ट है ब्रीवर्स यीस्ट के नाम से प्रसिद्ध। देखो ब्रीवर्स यीस्ट एक ही है, सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी, सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी, ये ब्रीवर्स यीस्ट कहलाता है। कहाँ उपयोग होता है? तो जितने भी ये वाइन उद्योग हैं उन सब में ये बहुत महत्वपूर्ण एक कवक है, सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी ब्रीवर्स यीस्ट। नेक्स्ट है बीओडी का पूरा नाम, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इसका पूरा नाम है। और बीओडी और प्रदूषण क्षमता में क्या संबंध है? तो सीधा सा ये, किसी जल स्रोत का अगर बीओडी ज़्यादा है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा है, मतलब उसमें कार्बनिक पदार्थ ज़्यादा है, कार्बनिक पदार्थ ज़्यादा है मतलब वो प्रदूषित है। तो बीओडी का और प्रदूषण का सीधा सीधा संबंध है। नेक्स्ट, दंड विलोडक होज बायोरिएक्टर का नामांकित चित्र बनाना है। तो बायोरिएक्टर का नामांकित चित्र जो है उसमें आपको ये वाला चित्र बनाना है, ये वाला चित्र बनाना था इस वाले में। नेक्स्ट है क्लोनिंग संवाहक की किसी एक विशेषता को समझाइए। सिर्फ एक विशेषता बतानी थी, बुक में अपने 3 थी, जैसे उसकी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होनी चाहिए, सेलेक्टेबल मार्कर्स है और एक क्लोनिंग साइट। ये 3 हमने कैरेक्टर पढ़े थे, उनमें से आपको कोई सा एक एक्सप्लेन करना था। चलिए बड़े प्रश्नों में मैं केवल उसको छोटे छोटे कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बता देता हूँ। जैसे अमीबता में रोगजनक का नाम, तो अमीबता का सीधा सा ही अमीबोसिस रोग किससे होता है? एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका से। क्या इसके सिम्टम्स हैं? इसमें पेट में दर्द वगैरह होना, दस्त वगैरह होना या कब्ज़ वगैरह ऐसा होना, ये सब है। किससे होता है? ये संक्रमित भोजन से वगैरह होता है। और जो मक्खियाँ वगैरह है इसकी ये यांत्रिक वाहक होती है। नेक्स्ट 17वां जो प्रश्न है वो है तनुतापी जीव किसे कहते हैं? तो देखो तनुतापी स्टीनोथर्मल हम उन जीवों को कहते हैं जो बहुत कम परास के तापमान में जीवित रह पाते हैं। जैसे ही तापमान बहुत ज़्यादा बढ़े या बहुत ज़्यादा गिरे तो ये जीवित नहीं रह पाएंगे, एक निश्चित परास के भीतर ही ये जीवित रहते हैं, तो उन्हें कहते हैं तनुतापी। और इसमें ये जो चित्र आपसे पूछा है जैविक अनुक्रिया वाला, उसमें आपको ये वाला चित्र जो है ये बनाना है, ये चित्र आपको यहाँ बनाना था। नेक्स्ट पारिस्थितिकी अनुक्रमण को परिभाषित कीजिए। तो इसकी भी परिभाषा मैंने आपको बताई थी, और इसकी परिभाषा थी कि एक सुनिश्चित क्षेत्र की प्रजाति संरचना में उचित रूप से आकलित परिवर्तन को पारिस्थितिकी अनुक्रमण कहते हैं। इसमें आपको जलारंभी वाला और शुष्कता आरंभी दोनों आपको बताने थे, तो ये अच्छा क्वेश्चन था। चलिए परागण की परिभाषा बतानी थी, तो ये भी बड़ा सिंपल सा है। परागकण जो है वो पुंकेसर से वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। दोहरा निषेचन यहाँ आपको समझाना था। भ्रूण कोश की संरचना का नामांकित चित्र बनाना था। चलिए नेक्स्ट जो है इसमें आप 20वें प्रश्न में जो है दोनों ही प्रश्न बड़े इजी थे। एक ये प्रश्न भी मैंने आपको बताया था कि बिंदु उत्परिवर्तन के परिणाम स्वरूप होने वाले रोग का नाम बताइए। ये प्रश्न भी मैंने आपको बताया था। बिंदु उत्परिवर्तन से सिकल सेल एनीमिया रोग आपको बताना है। लैकोपेरोन यहाँ आपको समझाना है। लैकोपेरोन का नामांकित चित्र बनाना है जिसमें आपको वो सारी बातें दिखानी है। लेग जेड, लेग ए, लेग जेड, वाई और ये जो तीनों हैं ये बनाने हैं। कैसे उसमें आपको जो है लैकोपेरोन कंट्रोल होता है ये आपको सारा बताना था। चलिए बच्चों ठीक है, इस पेपर का सॉल्यूशन इतना ही।
आगे भी अगर आपको किसी तरह की कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।